MCS 022 ये हमारा BCS 6 का सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से थ्योरी रिलेटेड है और नेटवर्किंग के कुछ जैसे लाइनेक्स यूज़ करना, यूनिक्स यूज़ करना, उसकी कमांड और ये सारी चीज़ें, और नेटवर्किंग मैनेजमेंट के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में इसको हमने 4 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो सबसे पहले है उसका है ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल नेटवर्किंग, जिसके अंदर हमारे पास 4 यूनिट आएंगी। सबसे पहले है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सेकेंड इज इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, फिर यूनिट 4 है इंटरनेट इंटरनेट वर्किंग कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर एंड, और उसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो। उसके बाद में है ब्लॉक 2 जिसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग टू लाइनेक्स ऑपरेटिंग, इंट्रोडक्शन टू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिट 1 का नेम है। यूनिट 2 है लाइनेक्स कमांड एंड यूटिलिटी, यूनिट 3 है लाइनेक्स यूटिलिटी एंड एडिटर्स, यूनिट 4 है यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन एंड यूनिट 5 है यूनिक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद में है ब्लॉक 3 जिसमें हम विंडोज 2000 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर भी हमारे पास 4 यूनिट्स है। विंडोज 2000 नेटवर्किंग, यूनिट 2 मैनेजिंग विंडोज 2000 सर्वर्स, यूनिट 3 एडवांस विंडोज 2000 नेटवर्किंग एंड यूनिट 4 विंडोज एक्सपी नेटवर्किंग। अब इसके अंदर यूनिट 4 है सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। अब इसके अंदर हम जानेंगे कि जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नेटवर्किंग है, तो उसके अंदर हम कौन कौन से सिक्योरिटी यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, कंप्यूटर की सिक्योरिटी कैसे होती है, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट 2। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस ब्लॉक के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब इसका जो पहला यूनिट है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे आइकन होते हैं जो क्या करते हैं, हमें यूजर फ्रेंडली, मतलब जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है या फिर जो भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बनाता है, यूजर फ्रेंडली बनाता है, ताकि हम क्या करें, उस आइकन की हेल्प से हम उसको बहुत जल्दी ग्रैब कर सके, समझ सके। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले व्हाट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, की क्या होता है ये, तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हम मतलब मशीन कैसे 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 धीरे धीरे चेंज हुई, पहले क्या था फिर अब क्या है, कॉमन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, फंक्शनैलिटी ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, फिर GUI डिजाइन कंसिडरेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या है, GUI डिजाइन कंसिडरेशन स्टैंडर्ड्स क्या है, और GUI के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इस यूनिट के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली चीज से, व्हाट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे आइकन्स, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स मिलते हैं, ग्राफिकल कंपोनेंट्स, जिन जो क्या करते हैं, हमें इजीली हेल्प करते हैं कि हम किसी चीज को समझ सके। जैसे अगर आपने कभी वर्ड यूज किया होगा, तो वर्ड देखो, हम चलते हैं वर्ड में थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि क्या किस चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम लग रहा है इसको चलने में। तो यहाँ पर देखो न्यू, अगर हमें डॉक्यूमेंट चाहिए तो वहां पर देखो हमें आइकन्स के बेसिस पे काफी अच्छे से समझ में भी आ रहा है। अब इसको हम ओपन करेंगे। अब यहाँ देखो हमारे पास होम है, होम के अंदर हमारे पास में ये फ़ॉन्ट है, फिर फ़ॉन्ट का कुछ साइज़ है, बोल्ड, इटैलिक, मतलब बी से हमें पता है कि हम बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, आई से इटैलिक कर सकते हैं, यू से अंडरलाइन कर सकते हैं, मतलब वर्ड के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं, छोटे-छोटे आइकन्स जो क्या बता रहे हैं, हमारी पर्टिकुलर काम करने को आसान करे, चाहे आप किसी भी मतलब किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो। होम पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, फिर इंसर्ट में जाओगे तो अगर आपको कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, देख रहे हो ये छोटे छोटे जो ये मतलब इंसर्ट एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हमें ये पता लग रहा है कि अगर हमें अपनी मतलब पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई चीज इंसर्ट करनी है तो हम इसकी हेल्प से इजीली कर सकते हैं।
ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट ही किया है वैसे। अभी मैं वर्ड भी बता रही थी। तो ये क्या है, हमारे छोटे छोटे आइकन्स और छोटे छोटे कीवर्ड्स है जो हमें पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसे अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट पे आपको सर्चिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा मिल जाता है। ठीक है, सर्चिंग या फिर बहुत सारी चीजें जो आप इजीली समझ पाते हो कि ये क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हम उस पे रिटर्न अगर कोई चीज लिखी होती है तो उसको हम बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से नहीं पता कर पाते कि ये क्या बताना चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज हो सकती है उसके अगर हम छोटे से आइकन को देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये किस चीज का आइकन है, और हमें उससे ये पता चल जाता है कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है। अब ऐसे ही क्या है, जो भी अपनी छोट ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, कुछ भी है, ठीक है, तो उन सबके क्या होते हैं, अपने अपने आइकन्स होते हैं जो हमें हेल्प करता है उसको समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो क्या है? A graphical user interface (GUI) is a digital interface in which a user interacts with graphical components such as icon, button and menu. ठीक है, जो अभी हमने देखा भी कि अगर आपको वर्ड खोलना है तो वर्ड के आइकन से आपको पता चल जाएगा कि हम MS वर्ड में काम करने वाले हैं। अगर एक्सेल खोलना है तो एक्सेल के आइकन से आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्सेल खोलना है। या फिर अगर आप क्रोम यूज करना चाहते हो तो क्रोम के आइकन से हमें पता चल जाएगा कि ये क्रोम का आइकन है। अब उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे बटन होते हैं। जैसे कई बार हमें फॉर्म सबमिट करना होता है तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है कि हमें उसको नेक्स्ट करना है, प्रीवियस करना है या क्या करना है। तो उन बटन पे हमें क्लियरली मेंशन होता है कि हम अगर इस पे क्लिक करेंगे तो क्या चीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बैकग्राउंड में उसके रिलेटेड कोडिंग की गई होती है। अब उस कोडिंग को हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम उन मतलब उस चीज को कनेक्ट करके हमें छोटी छोटी आइकन्स, बटन या फिर मेन्यूज में दे दिया जाएगा ताकि हम उसको इजीली यूज कर सकें। ठीक है, अब उसके लिए आपको उसकी डीप नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो ये होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जो आज की ईरा में अगर हम देखें तो टुडेज GUI हैव एक्सपेंड बेसिक फंक्शनैलिटी टू सपोर्ट नॉट ओनली ग्राफिक्स बट ऑल्सो डायमेंशंस। उसके बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन हैं, कलर्स हैं, 2D 3D। ठीक है, कलर्स हैं, जैसे उसमें शेडोज आती हैं। ठीक है, किसी भी चीज के लिए तो वो कलर्स हो गया, उसकी हाइट हो गई, वीडियो हो गया एंड हाईली डायनेमिक इंटरेक्शन। Modern user interface can simulate a very realistic view of real थ्री डायमेंशन वर्ल्ड। यहाँ पर जो भी आज की इरा में अगर हम देखें तो आजकल जो हमारे पास में कुछ भी एप्लीकेशन है तो या फिर कुछ भी अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें, GUI की बात करें, तो वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो रियलिस्टिक लगता है। ठीक है, कोई भी अगर चाहे कोई इमेज है या कुछ भी आपने देखा होगा ना, 3D इमेज, 2D इमेज, तो मतलब वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है कि हमें लगता है कि ये रियल है। जैसे आज तो अब बहुत ये भी देखा होगा कि कई बार क्या लोग करते हैं कि एक रियल चीज लाकर रख देते हैं और एक मतलब साइड में कोई केक या नकली चीज बना के रखते हैं जिसको वो कट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो रियल है या फिर फेक है। देखी होंगी बहुत सारी शॉर्ट्स ऐसी। देखा है कुछ? यस आवाज आ मैम, रही है देखिए। ना मेरी? हाँ, तो ऐसी क्या है, ये चीजें हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पढ़ रहे हैं, यानी कि ये हम कंप्यूटर सिस्टम पे बनाते हैं जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है हमें। जी मैम। ठीक है, ऐसी मूवीज वगैरह भी आ रही हैं तो उसमें भी क्या होता है, हमें 3D इफेक्ट डालकर मूवी दिखाई जाती है जो थोड़ी सी क्या लगती है हमें, दूसरी जो हमारी मूवीज है उनसे थोड़ी सी अलग लगती है। अब उसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन इंटरेक्शन। ठीक है, कि कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ कि GUI का, जिसकी वजह से ह्यूमंस इनसे इंटरेक्ट होने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिया हुआ है कि पहले क्या क्या आता था। तो यहाँ पर देखो, पहले इस तरीके के कंप्यूटर आते थे, पंच कार्ड फॉर इन्फो मतलब मैथमेटिक्स की इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए या फिर साइंटिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर पंच कार्ड की बेसिस पे इंफॉर्मेशन लेते थे। अब ये हमारा कंप्यूटर का जो कीबोर्ड था वो क्वर्टी कीबोर्ड में चेंज हुआ। फिर उस क्वर्टी कीवर्ड को, जैसे जैसे तुमने टाइपिस्ट देखे होंगे जो टाइप करते हैं, आज भी उनके पास में कुछ इस तरीके का कीबोर्ड देखने को मिलता है।
ऐसा होता है ना उनके पास कीबोर्ड, वो डॉट डॉट लगे हुए होते हैं, उनसे वो टाइप करते हैं। अब एक पे क्लिक करेंगे तो उसकी डंडी नीचे जाएगी और वो वाला बटन प्रेस कर वो मतलब ऐसा प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद में है यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए, जिसके अंदर कुछ इस तरह की मतलब जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं उससे थोड़ा सा मतलब उससे कनेक्टेड वैसा ही आप बोल सकते हो। फिर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए 1943 में। फिर उसके बाद में पेपर टेप रीडर आया। फिर उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर आए, फिर ट्रैक बॉल्स आए, फिर जॉयस्टिक आए। तो मतलब ऐसे करते करते हमारे पास में माइक्रो कंप्यूटर आए। फिर माइक्रो कंप्यूटर के बाद में हमारे पास में पोर्टेबल कंप्यूटर आए। पोर्टेबल कंप्यूटर के बाद में हमारे पास में मतलब GUI इंटरफेस आया। मतलब पहले अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को चलाते थे तो आपको ना सारी चीजें बैकवर्ड में मतलब CPU को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी, जो क्या होती थी कोडिंग सिस्टम में होता था। जैसे कि आपको अगर आपने सुना होगा कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है बाइनरी की इंफॉर्मेशन को समझता है, तो वो मशीन लैंग्वेज हमें खुद से लिखकर उस टाइम पे रिप्रेजेंट करनी पड़ती थी। वो ऐसे कन्वर्टर हमारे पास में कुछ भी नहीं था। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते ऐसे चेंजेस आए और लास्ट में जाके जो आज हम यूज कर रहे हैं ऐसे फोन्स वगैरह बना सके। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो कॉमर्शियल यूज ऑफ माउस एप्पल लीजा, मतलब ऐसा है ये। अब का माउस देखोगे और उसमें बहुत डिफरेंस है। और उसके बाद में कॉमर्शियल यूज ऑफ मोबाइल, मतलब इस टाइम पे 1996 में आपने भी, आप तो पैदा ही अब हुए हो तो मतलब नहीं देखा होगा। ठीक है, उसके बाद में 2007-8 के आसपास ये जो टच कैमरा वाले फोन आए हैं। फिर उसके बाद में आजकल के फोन फोन कैमरे कैसे हैं कि आपकी आवाज से भी चल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सिरी सुना होगा, है ना, और गूगल असिस्टेंट सुना होगा। तो ये सब क्या है, वॉइस से आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब देख रहे हो कितना चेंज है कि एक बार आपको कंप्यूटर में डायरेक्ट वो चीज लिखनी थी 0 और 1 की फॉर्मेट में, और उसको आज हम यहाँ ले आए कि अगर हम बोल रहे हैं तो कंप्यूटर को वो भी समझ में आ रहा है। कंप्यूटर कोई भी मशीन हो सकती है ना, मशीन ही कंप्यूटर है। तो चाहे वो एलेक्सा हो, चाहे कोई भी ऐसा डिवाइस है जो क्या है ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। अब देखो हम ऑटोमेटिकली पे भी शिफ्ट होते जा रहे हैं, मतलब हमारी कार मतलब उन सब में इतना सब कुछ आ गया है कि सब कुछ क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर आप जरा सा भी हाथ मारे तो आपका गेट तेज की बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे चेंज हो गई है, और इतना ज्यादा इसके अंदर क्या आया है, चेंज। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, वैसे इसमें कुछ जी मैम। ऐसा खास नहीं है ना। अब इसके बाद में है कॉमन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि हम क्या करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है, जैसे आपके पास में जॉयस्टिक होता है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब है कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज से उस पर पॉइंट करो। जैसे मैं अभी किसी चीज से पॉइंट कर रही हूँ, जैसे मैंने यूजर पे पॉइंट किया है, तो ये किससे कर रही हूँ, मैं माउस की हेल्प से कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया जो किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर पॉइंट कर सकता है। ठीक है, यानी कि उसको चूज कर सकते हैं, आप उसको चूजिंग डिवाइस भी बोल सकते हो। बिट मैपिंग डिस्प्ले, बिट मैपिंग डिस्प्ले में क्या होता है, जैसे आपने ना ये ग्राफिकल जो वो आते हैं ना डिजिटल लिखने के लिए जो आते हैं, क्या बोलते हैं, टच पैड की तरह ही होता है, जिससे हम पेन से लिखते हैं और उसमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। मैम सॉरी समझ नहीं है क्या। देखो दिखाती हूँ मैं भी, ग्राफिकल जिससे हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं, दिखाती हूँ अगर वीडियो दिख, सर्च करती हूँ बिट मैप। अरे जिस पे ग्राफिकल पेंटिंग वगैरह नहीं हो जाते उस पे क्लिक करके इजीली। हाँ, इसमें गूगल मैप भी आप ले सकते हो।
देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी पूरी एक बड़ी सी स्क्रीन को, है ना, क्योंकि हमारी पूरी वर्ल्ड वाइड में देखोगे अगर वो स्पेस दिखाना चाहते हैं तो वो उस टाइम के लिए क्या है, बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम उसको, ये रहा, यहाँ देखो अब क्या इतना छोटा सा ही एरिया है ये, नहीं है ना। नहीं मैम। हाँ, अगर हम ओरिजिनली इसको देखने जाएंगे तो काफी बड़ा एरिया है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, छोटा बना दिया। बिट लिखना था इसमें। ये 0 और 1 छोटे छोटे डिब्बे बॉक्स की तरह। अब उसको क्या किया, जो भी आपकी कोई भी ड्राइंग है, जैसे अगर हम मैप भी दिखाना चाह रहे हैं तो हम उस मैप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि इतनी छोटी स्पेस में उस पर्टिकुलर चीज को लेकर आना। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अभी के जो एलसीडी मतलब जो हम यूज कर रहे हैं ये तो डिफरेंट तरीके का वो यूज होता है, लेकिन ये क्या है, हमारी बिट मैप डिस्प्ले, जिसके अंदर अगर हमें कोई चीज दिखानी है तो उसका कलर वगैरह चेंज करके, मतलब डॉट 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 डॉट, ये जो बॉक्सेस बने होते थे यानी कि पिक्सल्स जिसको आप बोल सकते हो, उसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को डालते थे और उसके बेसिस पे हमें कोई भी ड्राइंग या कोई भी चीज मिल पाती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने वो घड़ी देखी है डिजिटल वाली जिसके अंदर टाइमिंग जो लगी होती है मेट्रो स्टेशन पे। देखिए मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे वॉच लगी होती है जिसमें रेड कलर का हाँ कुछ जी, लिखा हाँ हुआ जी, हाँ आता जी है। मैम। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं ये बिट मैप डिस्प्ले, कि मतलब कैसे इंफॉर्मेशन उसमें क्या होता है, बॉक्स ही तो होते हैं छोटे छोटे डब्बे, उसके बेसिस पे हम सारी इंफॉर्मेशन को दिखा पाते हैं। उसके बाद में विंडोज, जो हम जानते ही है, जो हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं। मेन्यू क्या है कि हम उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी विंडोज है उसके अंदर अगर आपके पास एमएस ऑफिस है, फिर एमएस ऑफिस के अंदर आपके पास वर्ड है, वर्ड के अंदर जाओगे तो उससे रिलेटेड आपको क्या काम करना है। जैसे हम कहीं कभी शॉप, किसी शॉप पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो हमें मेन्यू दिखाता है ना। ऐसे क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो उससे रिलेटेड, चाहे आप वर्ड पे जाओ, एक्सेल पे जाओ, चाहे स्प्रेडशीट कहीं पर भी जाओ, पावर पॉइंट पे जाओ, तो उससे रिलेटेड आपको क्या दिखते हैं, मेन्यूज दिखते हैं, जो क्या है, हमें उस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूरी डिटेल देता है। अब देखो जो मेन्यू में क्या होता है, जब हम कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह पे खाना खाने जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, मेन्यू में क्या दिखाते हैं, सारी डिशेस जो हमारे पास अवेलेबल है। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ जी मैम। है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेन्यू। यहाँ पर जैसे हम काम करेंगे तो उस पर्टिकुलर चीज, जैसे होम के अंदर अभी मैं एक दिखाती हूँ, अभी हमने खुद भी देखा भी था। वर्ड के अंदर चलते हैं। कितना टाइम तो लगता है। अब यहाँ देखो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रो, इन डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। इस पूरे ये जो हमें आइकन्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये जो टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं ना। अब इस मेन्यू में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी कि ये किस चीज के बारे में बता रहा है। जैसे अगर आप इंसर्ट पे जाओगे तो इंसर्ट में आप क्या क्या चीजें इंसर्ट कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये है। ड्रॉ पे जाओगे तो ड्रॉ में हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, हम क्या क्या इसकी हेल्प से कर सकते हैं। डिजाइन में जाओगे तो आपको उसके हिसाब से मेन्यू दिखेगा। लेआउट पे जाओगे तो उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन दिखेगी। रेफरेंस पे जाओगे उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन दिखेंगे। मेलिंग पे जाओगे उसके हिसाब से, रिव्यू पे जाओगे उसके अकॉर्डिंग, व्यू पे जाओगे उसके अकॉर्डिंग, और हेल्प पे जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या है इस पे इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, मेन्यू में आती है। ऐसे ही ना हर चीज के अलग अलग मेन्यू बार बने होते हैं। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट भी खोल के एक बार देख लेते हैं, चलते हैं किस पे चले, इग्नू की वेबसाइट ही खोल लेते हैं। यहाँ पर देखो ये ऑल इन इमेज, वीडियो, न्यूज, शॉपिंग, मैप्स, वेब, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये मेन्यू बार है। इसके अंदर सारी
जो जो इन्फॉर्मेशन हमें, अगर हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो सारी इमेज आ जाएगी, वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस आ जाएगी, न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो जो उससे रिलेटेड न्यूज़ होगी वो आ जाएगी, शॉपिंग पे क्लिक करेंगे तो जो शॉपिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इग्नू की वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। मैप पे क्लिक करेंगे तो मैप मिल जाएगा, कुछ तो कहीं तो मिलेगा ही, इग्नू का जो भी कोचिंग वगैरह है उसके बारे में इसने बता दिया, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमारा जो काम है वो मेन्यू क्या कर देते हैं, थोड़ा सा उसको एक ही इंफॉर्मेशन को एक जगह लाकर इकट्ठा कर देते हैं जो एक टाइप की है, ठीक है, जो हमें देखने में आसान कर देती है कि हम क्या चीज देखना चाहते हैं। अगर फोटोज देखना चाहते हैं तो हम फोटो वाले आइकन पे सीधा चले जाएंगे तो हमें सारी इमेजेस मिल जाएगी, ठीक है। डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जैसे अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव किया या कुछ भी, तो यहाँ पर कुछ होता है ना, एक विंडो पॉपअप होती है, जैसे प्रिंट किया, ठीक है। लेकिन इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम इसको कट कर सकते हैं, पूरा वर्ड कट गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी आइकन लेकर आती हूँ, जैसे विंडो आर, ठीक है। यहाँ देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, कोई एक डायलॉग बॉक्स आ गया है ना, मतलब कुछ लिखने के लिए हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, तो इसके अंदर सीधा कट वाला ऑप्शन होता है, माइनस और ये मतलब कि इसको मिनिमाइज करना या फिर मैक्सिमाइज करने वाला कोई ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पर सिंपल होता है कट। तो जब भी आपको सिंपल कट दिखेगा तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, पेंट में, एक्सेल में, या फिर अगर आप कुछ भी छोटी मोटी चीज अगर वर्ड पे खोलना चाहते हो तो आपको ये देखने को मिलेगी, वर्ड पे क्या कहीं पर भी कोई भी डॉक्यूमेंट खोलना चाहोगे तो उसको इसको बोलेंगे हम विंडो, ठीक है। और अगर हम वैसा कुछ खोलते हैं जिसके अंदर ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के सिंबल नहीं होते, उसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अभी हम यहाँ थे। अब इसके बाद में है आइकन्स। आइकन्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आइकन्स मतलब क्या, ये जो छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या बता रहा है हमारा, कि हमने पावर पॉइंट की कोई चीज खोल रखी है, ये बता रहा है कि हमने क्रोम खोल रखा है, ये बता रहा है कि हमने ओबीएस खोल रखा है, या फिर ये कोई भी जितने भी हमारे पास छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो सब क्या बताएंगे हमें, कि हमने क्या चीज ओपन की हुई है, और ये क्या बता रहे हैं कि ये किस चीज का सिंबल है, किस चीज का ये आइकन है, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर हम कुछ और ढूंढते हैं, जैसे ये क्या है, ये सारे हमारे क्या है, छोटे छोटे आइकन्स हैं। अब इसको खोलोगे तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे आप कभी अगर फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उसका रिलेटेड जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपके पास में क्या आता है, उसका आइकन ही तो आता है, फेसबुक का आइकन लगा होता है ना उसकी ऐप पे स्टार्टिंग में, तो उसको उस आइकन पे हम जब क्लिक करते हैं तब हमारी वेबसाइट ओपन होती है, या फिर यूट्यूब चलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज किस में आएगी, आइकन में आएगी। द 3D GUI। अब ये जो 3D GUI है उसका मतलब क्या, कि ये हम क्या करते हैं, जो भी हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रिपेयर किया है तो उसमें हम 3D इफेक्ट डाल देते हैं। कई बार जो हमारी विंडोज होती है वो इस तरीके की बनी होती है कि हमें लगता है, जैसे अगर आपने कभी विंडो 8 में काम किया हो तो उसके अंदर सारी चीज टाइल की फॉर्मेट में बनी हुई आती है, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज आप बना रहे हो या जिस पे काम कर रहे हो तो उसमें अगर 3D इफेक्ट आ रहा है तो उसको बोलेंगे 3D GUI, ठीक है। 3D का मतलब पता है क्या होता है, 3D को हम 3D क्यों बोलते हैं, क्या चीज उसमें एक्स्ट्रा है जो हम उसको जो 2D से डिफरेंस करती है। मैं चीज़ें थ्री डी होती हैं, वो थ्री डायमेंशंस होती हैं, मतलब हाँ उनका जो व्यू वगैरह होता है वो थोड़ा रियलिस्टिक सा लगता है बस। हाँ, 3D और 2D में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या कौन सी एक डायमेंशन एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से 3D थोड़ी सी हमें अलग दिखती है। मैं ये समझा। नहीं पता, चलो। 2D के अंदर हमारे पास, अगर आपने कभी वो देखा हो एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अंदर हमें पता है दो ही शेप होती है सिर्फ, एक उसकी लेंथ होती है, दूसरी उसकी विड्थ होती है, उसको हम 2D इमेज बोलते हैं, ठीक है। जब हम 3D की बात करते हैं, यानी कि अगर हम उसी में ही क्यूबॉइड की बात करेंगे तो क्यूबॉइड के अंदर एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो जब हम तीनों से काम कराते हैं, हाइट, विड्थ और उसकी मतलब विड्थ और लेंथ, ठीक है, जब इसमें तीन चीजें आ जाती है, लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट, तो उसको हम बोलते हैं 3D।
और जब इसमें दो ही डायमेंशन रहती है, डायमेंशन मतलब यही हाइट और विड्थ, तो यहाँ पर जब टू ही रहेगी यानी कि लेंथ और ब्रेथ ही रहेगी तो उसको हम बोलेंगे 2D। ठीक है, जब हम 3D की बात करते हैं यानी कि उसके अंदर तीन चीजें आ गई। अब वो धरती से आपको हाइट भी बता रहा है कि उसकी भाई कितनी है, फिर उसकी लेंथ भी बता रहा है, फिर उसकी विड्थ भी बता रहा है। जब ये तीनों चीज बताता है तो उसको बोलते हैं 3D इमेज। ठीक है, तभी तो 3D इमेज थोड़ी सी उभरी भी दिखाई देती है। ऐसी 4D होता है जो टाइम के रिस्पेक्ट में काम करता है, पर अभी हमने इसके ऊपर कुछ किया नहीं है तो हमें उसके बारे में पता भी नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में फंक्शनैलिटी ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है। विंडोइंग सिस्टम अलाउ प्रोग्राम टू डिस्प्ले मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। कि सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फंक्शनैलिटी है कि यहाँ पर ये क्या करता है, जैसे अगर आप अपनी विंडो पे भी काम करते हैं, जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप दिखाया था, तो वहां पर आप क्या कर पा रहे हो, मल्टीपल एप्लीकेशंस को, अगर आपने वर्ड एक्सेल और इन सब के छोटे छोटे क्या बनाए हुए आइकन्स अगर आपके पास में है, शॉर्ट आइकन्स बने हुए, तो वो आपको दिखेंगे, है ना, दिखते हैं जब हम काम करते हैं, वो भी सेम टाइम पे। तो मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम हम देख सकते हैं। अपने फोन में भी तो हम बहुत सारी एप्लीकेशन एक टाइम पे देख सकते हैं। अगर हम फोन ओपन करके देखते हैं तो वहां पर हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन है वो उसके कुछ पार्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें धीरे धीरे अपनी सारी एप्लीकेशन वहां पर देखने को मिल जाती है। तो ये एक फंक्शनैलिटी है GUI की कि आप एक बड़े से स्क्रीन पर बहुत सारे आइकन देख सकते हो जिसके अंदर बहुत सारी कोडिंग और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन को देख पाओगे। जैसे ये इसी तरीके का हो गया कि हमने क्या बनाया, एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर हमने मल्टीपल फाइल्स रख दी। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है कि हमारे पास में एक स्क्रीन है, उसके अंदर हमारे पास में मल्टीपल क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उनके छोटे छोटे आइकन हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस आइकन पे हम क्लिक करेंगे उसके ही प्रोग्राम के अंदर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो GUI हमें इस चीज में भी हेल्प करता है। ठीक है, इन इमेजिंग मॉडल्स डिफाइन हाउ फॉन्ट एंड ग्राफिक्स आर क्रिएटेड ऑन द स्क्रीन। कि हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब एक ऐसा मॉडल डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम देख अपनी खुद की स्क्रीन पर ये डिफाइन कर सकते हैं हमें कैसा ग्राफिक चाहिए, मतलब उसका फॉन्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसे उसके कलर्स में इफेक्ट आने चाहिए, कैसे ग्राफिकल स्क्रीन जो है वो हमें देखने को मिले। यानी कि अगर आप डार्क मोड करना चाहते हो तो डार्क कर दो, लाइट करना चाहते हो तो लाइट कर दो। ये सब आप देख पाते हो ना अपने फोन में। आजकल सब अपने फोन को डार्क मोड में चलाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो GUI है उसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेता है। हम अपने स्क्रीन को तो काफी टाइम से, जब से हमने मोबाइल मतलब अब तो बच्चे मोबाइल में ही सीधा सब कुछ सीखते हैं, लेकिन अगर आपने अपने टाइम पे मोबाइल में नहीं काम किया होगा, इतना तो मुझे ही पता है, सीधा डेस्कटॉप पे काम किया होगा पहले, उसके बाद में मोबाइल शायद देखने को मिला होगा। कभी क्लास में गए हो डेस्कटॉप चलाने के लिए, लेकर जाते थे ना फिफ्थ क्लास में स्कूल में। हाँ जी। हाँ, तो सबसे पहले हम उसके अंदर देखते थे ना अपनी ग्राफिक्स चेंज करना, यानी कि अपने डिस्प्ले को पर्सनलाइज करना, उसके फोन को एडजस्ट करना, उसके आइकन को देखना कि उसको छोटा करना है या बड़ा करना है। ये मैं करके दिखाती हूँ, अभी करते हैं। यहाँ पर देखो, राइट क्लिक करो, यहाँ पर तुम्हें व्यू का ऑप्शन मिलेगा। अब ये जो आइकन आ रहे हैं थोड़े से छोटे दिख रहे हैं, मीडियम साइज के, अगर मैं इसको बड़ा करूंगी तो ये लार्ज साइज के हो जाएंगे। ये मेरे ऊपर है कि मैं अपने आइकन को कैसा देखना चाहती हूँ, छोटा देखना चाहती हूँ, बड़ा देखना चाहती हूँ, उसका फोंट बड़ा करना चाहती हूँ या कुछ भी। तो मुझे इंटरनल जाना पड़ेगा और उसके फोंट को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी बेसिस पे मैं इसकी फाइल को थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगी, बस। अब उसके बाद में है द API इज द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शंस that allow the program to specify how the actual application will control the menu, scroll bar and icons that appear on the screen। यहाँ पर क्या होता है, जो API होता है उसमें क्या होती है, सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शंस होते हैं। मतलब इसके अंदर जैसे हमें पता है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन पे आप काम करते हो तो सिर्फ एक एप्लीकेशन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं बनी होती है, उसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कैसे काम करेंगे। ठीक है, कैसे इसका कंट्रोल, मतलब कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, कैसे इसके अंदर मेन्यूज आएंगे, कैसे इसके अंदर स्क्रॉल बार आएंगे, कैसे इसका आइकन जो है वो हमें
स्क्रीन पर दिखाई देगा। वो सब किसका काम होता है? हमारा एपीआई का। ठीक है, अब उसके बाद में जीयूआई डेवलपमेंट इन्वायरमेंट can include toolkit and framework. Most of these toolkits are based on the object oriented approach। कि यहाँ पर जो भी आपकी टूलकिट बनाई जाती है, टूलकिट जैसे आपने अगर कभी नेटबीन सुना हो या फिर डॉट नेट शीट साहब का जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में सुना हो, ये हमें क्या करते हैं, एक टूल किट प्रोवाइड करता है। जब हम काम करते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड जो हमारे काम को क्या कर देती है, और भी आसान कर देती है। आपने अगर जावा में काम किया होगा तो नेटबीन सुना होगा, अगर डॉट नेट पे काम किया होगा तो सॉरी सी शार्प पे काम किया होगा तो डॉट नेट फ्रेमवर्क सुना होगा। कभी डॉट सुना? सुना है। डॉट नेट सुना है ना? तो ये जो डॉट नेट हाँ फ्रेमवर्क जी। होता है, ये ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हमें सी शार्प को कैसे यूज करना है। मतलब डायरेक्टली आप इतनी बड़ी लैंग्वेज को यूज करें तो उसके रिलेटेड ये छोटे छोटे हमें मतलब बने हुए, आप बोल सकते हो कि इसके इनबिल्ट बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें क्या करती है, हेल्प करती है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आसान बनाने में। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर इसके अंदर हमें बटन लेकर आना है तो हम डायरेक्ट ना बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें बटन की कोडिंग लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें इसमें होगी, बटन हो गया, या फिर अगर आपको इमेज डालनी है तो इमेज से रिलेटेड कुछ टूल किट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, बस हमें उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। उसकी हेल्प से हम उस प्रोग्रामिंग को बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं। अब उसके अंदर अगर आपको कोई साइज में हाइट विड्थ करनी है तो वो भी साइड में आपको स्क्रॉल बार मिल जाता है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। साइड में एक डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपको इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हो, उसके फोन को चेंज कर सकते हो और क्या कर सकते हो, उसकी हाइट विड्थ कंट्रोल कर सकते हो, बॉर्डर बना सकते हो, वो सब कुछ आपको साइड में मिल जाता है, जो क्या करता है, आपको हेल्प करता है ताकि आप अपने प्रोग्रामिंग को और भी आसान बना सको। तो ऐसे आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो ये एपीआई होता है, डेट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो हमें कोई भी एप्लीकेशन यूज करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे कुछ जीयूआई के फंक्शनैलिटी है जो हमें हेल्प करती है कि हम जीयूआई पे किस तरीके से काम करें और वो मतलब कैसे हम उसको उपयोग कर सके। ठीक है, हम उसका मेन उद्देश्य क्या है, आप बोल सकते हो कैसे काम करता है ये। जीयूआई डिजाइन कंसिडरेशन साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब देखो, जब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आपने देखा कि सारे आइकन एक जैसे क्यों नहीं दिखते, कुछ आइकन्स अलग दिखते हैं, कुछ आइकन्स अलग दिखते हैं। उस आइकन में उसी चीज को दिखाया गया है, किसी के आइकन्स को छोटा बनाया गया है, किसी के आइकन्स को बड़ा बनाया गया है, किसी के आइकन्स का कलर चेंज किया गया है ना। आइकन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आप किसी भी एक चीज का आइकन बताओ, यूट्यूब का आइकन ले लो, चलो इंस्टाग्राम का आइकन लेते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम का आइकन 2-3 बार चेंज भी हो चुका है, तो हम उसका जानते हैं कि पहले आइकन क्या था, फिर धीरे धीरे दूसरा आइकन जो है वो क्या बना है। तो वो क्या बताना चाहता है, मन मेन, अगर आपने कभी इंस्टाग्राम के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हो कि इंस्टाग्राम कहाँ से बनना शुरू हुआ, क्या क्या था उसके अंदर, अगर किसी को पता है तो थोड़ा बता सकते हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि जब इंस्टाग्राम बना था तो सीधा उसका आइकन ये था। हाँ मैम, पहले आइकन थोड़ा अलग था, बट हिस्ट्री नहीं पता पूरी। हिस्ट्री नहीं पता ना? कोई बात नहीं, देख लेना, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, मैंने जस्ट पूछा क्योंकि हम जब इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कोई भी आइकन की बात करो तो जो आइकन्स है वो पहली बात तो क्या है, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में डिफाइन करता है। जैसे इंस्टाग्राम है ना, वो मेन हमने क्या फोटोज के लिए बनाया था, ताकि हम फोटोज को आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकें, जो भी हमारे नोन पर्सन है उनके साथ में। तो उसके बेसिस पे वो जो आइकन है वो रिप्रेजेंट करता है कैप्चर को, मतलब कैमरे को दिखाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हाँ जी। है ना, ऐसे क्या है, जो भी अगर कोई भी पर्टिकुलर कंपनी या कोई भी एप्लीकेशन जो वो अपना ऐप का आइकन देते हैं, वो बहुत ज्यादा सोच समझ के देते हैं। आपने अमेजोन का भी आइकन देखा होगा, पहले कुछ और था फिर कुछ और हो गया।
है ना। तो ये जो आइकन बदलने की कहानी है वो ऐसे शुरू होती है कि भाई जैसे अगर कई चीजें ना हमें मतलब स्टार्टिंग में तो ठीक लग रही होती है, लेकिन जब हम थोड़े से एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करते हैं, है ना। सेम ऐसा आइकन के साथ में भी है। अगर आपका आइकन थोड़ा सा अट्रैक्टिव और ऐसा नहीं है ना कि हम उसको रिलायबल समझ सके, तो लोग उसके ऊपर कम जाते हैं। लेकिन अगर आपका आइकन थोड़ा सा रिलायबल लग रहा है, थोड़ा सा कैची है, तो लोग उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको यूज करने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है विजुअल एक्विटी। मतलब कि विजुअल एक्विटी का मतलब क्या, कि जो आइकन है वो बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए कि नजर ही ना आए। इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए और इतने ज्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए कि वो आइकन जो है हमारी विजिबिलिटी से बियॉन्ड चले जाए, कि भाई जितना हम देख सकते हैं उससे ज्यादा खराब अटपटा सा लगे। तो ऐसा आइकन भी नहीं होना चाहिए। हमें आइकन ऐसे रखने चाहिए जो हम क्या करें, अपनी आईज से कनेक्ट कर सके। मतलब कि हम अपनी आई से जब उसको कनेक्ट करें तो हम उसके बारे में अच्छे से डिटेल नॉलेज ले सके कि ये आइकन हमें क्या चीज रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो कभी अपने फोन में जो भी आपके आइकन्स हैं उनको देखने की कोशिश करो कि आइकन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर आप यूट्यूब का भी आइकन देखोगे तो वहां पर एक वीडियो की साइन बनी हुई है जो हमें रिप्रेजेंट करती है कि ये क्या, इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, है ना। मेन जो यूट्यूब जब स्टार्ट हुआ था तो वो वीडियोस के लिए बनाया गया था। अब उसके बाद में उसकी अलग अलग एप्लीकेशन बन गई है। मतलब अगर आप यूट्यूब किड्स का देखोगे आइकन, तो वो किड्स जैसा बना हुआ है, बच्चों की तरह है थोड़ा सा, जैसे कार्टून टाइप होता है ना, वैसे। गूगल में भी देखो, गूगल की कितनी सारी चीजें हैं, उनके खुद के आइकन्स एक दूसरे से मैच नहीं होते। सब कुछ क्या है, बस कलर्स उन्होंने फॉर्म रखे हुए हैं कि भाई जो गूगल के कलर्स हैं वो सेम ही रहते हैं। वो 4 कलर की बेसिस पे ही अपने सारे आइकन्स को उन्हीं कलर्स के अंदर फुलफिल करता है। ठीक है, तो वो क्या है, हमें ये भी अब उसके साथ में हमारी कनेक्टिविटी हो गई। तो अगर वो 4 कलर कहीं पे भी मैचिंग मैचिंग दिखते हैं तो हमें लगता है कि ये शायद गूगल से ही रिलेट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी आई स्केचिंग। मतलब कि हमारे पास में विजिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, ना ही तो बहुत बड़ा होना चाहिए साइज में, ना ही तो बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा साइज होना चाहिए जो क्या है, हम मैनेज कर सके अपनी आईज के साथ में। फिर है इंफॉर्मेशन लिमिट, कि अब मतलब आपने आइकन तो बना दिया काफी अच्छा, लेकिन आपने एप्लीकेशन का नाम ना इतना बड़ा लिख दिया है कि आपके आइकन के ऊपर ही नाम चढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे अगर आप व्हाट्सएप देखोगे, फेसबुक देखोगे, यूट्यूब देखोगे, तो मतलब ये छोटे छोटे कैची कीवर्ड्स है जो क्या है, कुछ मतलब थोड़े से ही है, लिमिटेड है। मतलब इंफॉर्मेशन उसके अंदर सारी बता दी जाती है कि वो क्या चीज डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। वंस द यूजर हैज अ डिजायर fixation point, there is a limit to the amount of information that the person can process at a time। कि यहाँ पर देखो आपके दिमाग में भी कोई एक चीज, जैसे क्या कोई भी नाम बोल दो तो उससे रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। डव, क्या है डव, साबुन शैम्पू, यही याद आ रहा है ना। बर्ड का नाम बाद में याद आया। ऐसे ही बहुत सारे क्या है, मतलब छोटे छोटे कैची से कीवर्ड्स हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब वो इंफॉर्मेशन एक बार में नहीं आई है, वो उन इंफॉर्मेशन को बनाने में टाइम लगा है। अगर आप कोई भी आइकन देखोगे, उसकी जो कुछ टैगलाइंस होती हैं, तो उसके बेसिस पे हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। अगर आप टैगलाइन देखोगे तो बहुत ज्यादा, अगर एक पैराग्राफ लिखकर कोई पैराग्राफ बनाकर फिर वो टैगलाइन बना रहा है, तो पहली बात तो हम टैगलाइन को ही क्यों याद करेंगे, वो पूरी पैराग्राफ की तरह है, तो उसको समझने में भी अभी टाइम लगेगा। तो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, ताकि इंफॉर्मेशन को एक बार में इंसान जो है अपने दिमाग में बिठा सके। ठीक है, फिर उसके बाद है गैस्टल प्रिंसिपल। द गैस्टल प्रिंसिपल स्टेट दैट द पीपल यूज अ टॉप डाउन अप्रोच टू ऑर्गेनाइज डेटा। कि मतलब जो भी हमारा डेटा है, डेटा इन द सेंस कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है या कुछ भी, उसका आइकन अगर आप रख रहे हो तो वो कैसी होनी चाहिए, मतलब उसके बारे में डिफाइन करे कि वो क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो भी इंसान अगर कोई भी चीज को फर्स्ट टाइम देखता है तो वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम पहले सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू नहीं करते, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में प्रॉब्लम आई है, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ से भी रिलेटेड होगी, पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तो उसको भी हम क्या करते हैं,
एक बार में सॉल्व करना शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है कि हम कोई भी चाहे, आपका एग्जाम से रिलेटेड कुछ है तो आप ये सोचोगे ना कि पहले मुझे इतना कवर करना है सिलेबस, फिर मुझे इतना कवर करना है, तो ये क्या हो गए, सब्जेक्ट एक है लेकिन हम कभी भी एक सब्जेक्ट को पूरा नहीं पढ़ सकते ना एक टाइम पे। हम उसको छोटा छोटा ब्रेक कर देते हैं ना, कि यूनिट्स में कर दिया या फिर ब्लॉक्स में कर दिया। जैसे आपका खुद का सिलेबस देखो, एक मोटी बुक है, उस बुक को क्या किया, पहले ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर ब्लॉक्स के अंदर भी जब इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई तो उसको यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक यूनिट का एक चैप्टर बनाया जिसके अंदर हमने उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डाला, फिर दूसरा चैप्टर बनाया, फिर उसके अंदर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डाला। मतलब ये क्या है हमारे पास में, टॉप डाउन अप्रोच, कि हम प्रॉब्लम को सीधा डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सके और हमारा जो डेटा रहे वो ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है, समझ में आएगी? हाँ जी मैम। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में GUI के कुछ एग्जाम्पल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, उबंटू यूनिटी, जीनोम, शेल 4 डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, एंड्रॉयड, एप्पल्स iOS, ब्लैकबेरी ओएस, विंडोज 10 मोबाइल, पाम ओएस, वेब ओएस जो भी है, फायरफॉक्स, यूएस और स्मार्टफोन। तो इन सब के अंदर क्या है, हमारे पास में GUI आती है। ठीक है, अगर आप स्मार्टफोन से अपने फोन को खोल के देख रहे हो तो उसके अंदर जब आप गूगल मीट को यूज करते हो तो वो भी एक आइकन की फॉर्मेट में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास छोटी सी स्क्रीन के ऊपर भी मल्टीपल क्या आ रहे हैं, आइकन्स आ रहे हैं, फिर उन आइकन्स के अंदर जब हम ओपन करते हैं तब हम उस पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे GUI के एग्जाम्पल है, और भी आप इनके अलावा भी कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारा था हमारा यूनिट 1 में। इसके बाद हमारी यूनिट 2 है, जो हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी समझ में आया ना जो भी हमने पढ़ा?